नमस्कार, मैं विनोद सिंह अपनी टीम के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने एक नए विषय के साथ। और नया विषय भी क्या, किसी से भी अछूता नहीं, हमसे भी अछूता नहीं, आपसे भी अछूता नहीं, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा है। आज हम बात करेंगे भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टरों के बारे में। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य की जब रचना की तो शरीर की रचना करने के बाद, मस्तिष्क की रचना करने के बाद कई रोग भी दिए जो समय समय पर हमारे शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इन रोगों का निदान करने के लिए ईश्वर ने डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में एक देवदूत को भी इस धरती पर भेजा कि जब लोग बीमार होंगे तो आप इनकी देखभाल करेंगे, आप इन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे और लोगों को ठीक करेंगे। जिस तरह भगवान या प्रकृति का कहीं ना कहीं आप कह लें कि एक अधिकार है जन्म और मृत्यु में, वैसा ही कुछ डॉक्टर के साथ भी होता है। इतनी श्रद्धा होती है इस समुदाय के प्रति, इस वर्ग के प्रति, कि इन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इन्हें कहा भी जाता है कि अगर धरती पे भगवान के बाद कोई है तो ये वर्ग है डॉक्टरों का, चिकित्सक का। जब बात आती है इस वर्ग की जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस संरचना को, भगवान के इस क्रिएचर को, तो है तो ये मानवीय है, तो ये मानवीय, इनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, इनके अंदर भी मानवीय संरचना है। तो कहीं ना कहीं से रास्ते का एक भटकाव होता है। कहीं ना कहीं आज का जो भौतिकवादी युग है ये उस ओर मुड़ जाते हैं। ये हमारा आज जो हमने मुख्य बात को उठाया है वो इस बात को उठाया है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक अगर डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी फीस को तय करते हैं कि मेरा इतना फीस होगा। कोई भी मरीज अगर उनसे मिलने आता है तो ये हमारा इतना फीस है, उस फीस को आप देंगे और मैं मरीज को देखूंगा, जो भी उसका निदान है मैं बताऊंगा, मेडिकली जो भी उसका सॉल्यूशन होगा। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आपने जो फी तय कर रखा है वो आपने तय कर रखा है। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक चिकित्सक की ये फीस होनी चाहिए, एक डॉक्टर की ये फीस होनी चाहिए। अपना फीस डॉक्टर खुद तय करते हैं और मरीज जब उनको फीस दे देता है तो उसके बाद की कहानी शुरू होती है। आज एक नया सिस्टम प्रचलन में है, एक नई व्यवस्था प्रचलन में है, और वो व्यवस्था है डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जाकर के जाँच करवा लें। आपको ECG कराना है, आपको एक्सरे करवाना है, आपको CT स्कैन कराना है, आपको MRI करवाना है। इस तरह की जितनी भी जांचें होती हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में इसकी जांच होती है। उसके अलावा आज जो कहीं ना कहीं से जिसे कहते हैं कि पैथोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है और कई तरह की मतलब इसमें टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, शुगर टेस्ट होते हैं। और डायग्नोस्टिक सेंटर में अगर आप जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पर सामान्य रूप से होता है। तो एक डॉक्टर सामान्य रूप से वो डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीज को कुछ ना कुछ टेस्ट लिखते हैं जैसी जांच की जरूरत होती है, या फिर जो पैथोलॉजिकल सेंटर है वहाँ पे जांच के लिए रिफ़र किया जाता है। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब मरीज ने, आपने अपनी जो फ़ी निर्धारित की है, अपना जो शुल्क निर्धारित किया है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं, वो फीस आपने तय कर रखा है। और वो फ़ी को देने के बाद आपने जो रिकमेंडेशन किया जिस टेस्ट के लिए पैथोलॉजिकल सेंटर में या डायग्नोस्टिक सेंटर में, सबसे दिक्कत यहाँ पे आती है कि वहाँ कमीशन का खेल खुलेआम चलता है। एक पैथोलॉजिकल सेंटर से जिस डॉक्टर के थ्रू रेफर होता है 40 से 50% का वहाँ पे कमीशन का खेल खेला जाता है। 40 से 50% का कमीशन का खेल खेला जाता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी पैथोलॉजिकल सेंटर इससे अछूता नहीं है। और वही स्थिति कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक सेंटर की भी है कि किसी भी मरीज को अगर MRI लिखते हैं, किसी भी मरीज को ये CT स्कैन लिखते हैं, एक्सरे लिखते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसका वहाँ से उनको कमीशन फिक्स होता है। ये कमीशन भी 30 से 40 या 40 से 50% के बीच का फिक्स होता है। पैथोलॉजिकल सेंटर के मालिक या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के जो मालिक होते हैं वो जा करके पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, उनका वहाँ पे विजिटिंग कार्ड जमा हो जाता है कि आपको पेशेंट को हमारे सेंटर में रिफ़र करना है, आपके पास इतने पैसे पहुँच जाएंगे, इसके अलावा हम आपको ये पैकेज देंगे, ईयरली हम आपको इतना अलग से इंसेंटिव देंगे, आपके लिए एक उपहार अलग से देंगे, आपको ये टारगेट देते हैं कि अगर आप इस टारगेट को अचीव करेंगे तो उस टारगेट को अचीव करने के बाद जो पैसा आपका बनता है वो पैसा आपके पास अलग से पहुँच जाएगा। दूसरी बात, जो आज के डेट में जो आप डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो वहाँ पे आप भीड़ देखेंगे MRs का। MR क्या होते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये एक ऐसा वर्ग होता है, ये एक ऐसी बिरादरी है जो दवा कंपनियों को एक सेल्समैन के तौर पे रिप्रेजेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लें। इस सारे सिस्टम को मैं समझा रहा हूँ कि जो MR होते हैं उनकी भीड़ लगी होती है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, जिनके पास मरीजों का आना जाना बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, वहाँ पे ये ऐसे डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं। ऐसी कंपनियाँ ऐसे डॉक्टर्स को टारगेट करती हैं और उन्हें टारगेट देती है कि डॉक्टर साहब, अगर आप इस कंपनी की दवा को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या साल का 20 लाख का अगर आप मरीज को लिखते हैं, उस टारगेट को अगर आप रिकमेंड करते हैं, उस टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं, तो
एक जो रेगुलर कमीशन है वो तो आपके पास जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा जो ईयरली इंसेंटिव है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई टूर करते हैं तो उसका भी फाइनेंस ये दवा कंपनियां ही करती हैं। और अगर डॉक्टर ने अपने हिसाब से टूर किया है तो उस बिल का रिम्बर्समेंट, एडजस्टमेंट इन दवा कंपनियों के हाथों होता है। और कई बार एक टूर का जो पैकेज होता है, एक टूर का जो बिल होता है, इनका ट्रैवलिंग का जो बिल होता है, वो कई बार एक डॉक्टर कई अलग अलग कंपनियों से उस बिल का रिम्बर्समेंट करवाते हैं। ये अगर डॉक्टर करवाते हैं तो वो कितना मरीजों का ध्यान रखेंगे ये उन्हें सोचना होगा। क्योंकि अगर आपने अपनी ईमानदारी किसी दवा कंपनी के हाथों गिरवी रख दी है तो आप मरीज को लेकर के कितने ईमानदार हैं। एक बार कोई मरीज अगर सर्दी खांसी या बुखार, वायरल बुखार के लिए अगर आपके पास पहुंचता है तो आप एक बार एक कंपनी की दवा लिखते हैं, दूसरी बार दूसरी कंपनी की दवा लिखते हैं, तीसरी बार तीसरी कंपनी की दवा लिखते हैं, और आपने मरीज को मरीज नहीं समझा। प्रयोगशाला, जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, और पहला प्रयोग जो चूहों के ऊपर किया जाता है, ह्यूमन ट्रायल से पहले जो एक ट्रायल होता है वो चूहों के ऊपर होता है। तो ऐसे मरीजों को ऐसे डॉक्टर एक चूहों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो भी दवा कंपनियों की नई दवा आती है या जो दूसरी दवाएं होती हैं, एक एक करके, अच्छा एक बार में आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, एक दिन में अगर बुखार नहीं उतरा तो आप दूसरा दवा खा लीजिए, मैं इसे चेंज कर देता हूं, आप तीसरा दवा खा लें। क्योंकि इन्होंने अपनी नैतिकता को, अपनी मोरल को गिरवी रखा हुआ है दवा कंपनियों के हाथों। ये जो सर्विस सेक्टर होता है डॉक्टर का और मरीज के बीच का जो सेवा संबंध होता है, उसमें एक बात और आती है कि कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी करता है और उसका एम होता है कि उसे मेडिकल की सीट को, मेडिकल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और वो क्रैक करता है, इसमें संवैधानिक रूप से कुछ शर्तें भी हैं, कुछ छूट भी है, कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। कुछ अनुसूचित जाति वर्ग के जो छात्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो छात्र होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो छात्र होते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्हें छूट मिली हुई है कि आप इतने % मार्क्स भी लाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। भारतीय संविधान में हमें और हमारी टीम को अटूट श्रद्धा है, हमारी टीम पूरा सम्मान करती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, जो व्यवहारिक बात है, हमारी टीम उसे आपके सामने ला रही है कि ऐसे लोग जब डॉक्टर बनते हैं, ऐसे लोग जब MBBS बनकर निकलते हैं, जिनका एवरेज मार्क्स, जिनका जो मार्कशीट होता है, जिस मार्क्स की बदौलत इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया होता है, वो सामान्य वर्ग के छात्रों के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक है। और जब ऐसे लोग जब वहाँ से MBBS की डिग्री लेके आते हैं तो कहीं भी नेम प्लेट में सरकार के द्वारा भी ये बाध्यता जारी नहीं की गई है कि ऐसे डॉक्टर्स को भी अपने नेम प्लेट के आगे लगाना है कि वो सरकारी व्यवस्था के तहत जो उन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, उस आरक्षण का लाभ लेकर ही ये डॉक्टर बने हैं। इससे दो बातें होती हैं। एक तो जो मरीज है उन्हें पता नहीं चलता कि वो किसके पास जा रहे हैं, एक मेरिटोरियस डॉक्टर के पास जो बहुत स्कॉलर है उसके पास जा रहा है, या वो जा रहा है किसी आरक्षण के द्वारा जो दरवाज़ा बनाया है हमारे संविधान ने, ये उस दरवाजे से आकर के डॉक्टर बनाया है। ये एक मरीज, एक आम आदमी नहीं समझ पाता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हम फिर रिपीट करते हैं कि भारतीय संविधान में हमारी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल भी है। क्योंकि जब मानव जीवन की बात आएगी, जब यहाँ पे मानव जीवन की और मानवीय संवेदना की बात आएगी, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप जब इन्हें कहा जाता है, और एक मरीज जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी चिकित्सक के पास जाता है, तो अपना सब कुछ, अपने शरीर को वहाँ पे वो ढीला छोड़ देता है कि डॉक्टर साहब यहाँ आप आला लगा ले, आप यहाँ पे हमारा BP का नाप लें, आप टेस्ट कर ले हमारा, आप स्वतंत्र हैं हमारी जाँच करने को, मेरी जो बीमारी है, मेरी जो तकलीफ आप उसे ठीक कर दें। लेकिन उस मरीज को ये पता नहीं है कि जिस चिकित्सक के पास वो पहुँचा है, वो चिकित्सक वास्तव में कितना योग्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ लेकर के उसने सरकारी डिग्री हासिल की है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब वो फॉर्म भरता है तो सरकार उससे पूछती है कि अगर आप आरक्षित कोटे से हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र दिखाएं। वो उस समय अपना प्रमाण पत्र भी दिखाता है, और वो प्रमाण पत्र भी सरकार द्वारा ही जारी होता है, वो अपने आप नहीं बना सकता, वो प्रमाण पत्र भी सरकार द्वारा ही जारी होता है। वो प्रमाण पत्र अगर सरकार जारी करती है और एडमिशन के समय, सीट लेने के समय अगर वो विद्यार्थी वहाँ अपना प्रमाण पत्र भी दिखाता है, नौकरी लेने के समय भी अगर वो अपना प्रमाण पत्र दिखाता है, अपना वर्ग बताता है कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति से हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो फिर जब वो डॉक्टर बन जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे अपने नेम बोर्ड में लिखने में परहेज नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS हूँ, लेकिन मैं कोटे से आया हूँ, मैं आरक्षण की सीढ़ी चढ़ कर आया हूँ। एक जो दूसरी बात है जो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है कि ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं है कि गलती डॉक्टरों से नहीं होती है। ये कहीं भी ऐसा, मतलब किसी ने भी अगर कहा हो ज़िंदगी में कि हमसे गलती नहीं हुई है तो ये कोई भी नहीं मानेगा। तो डॉक्टर भी जो हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना है, और वो भी एक मतलब सामान्य मानव का ही अंग होते हैं।
उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। ये मानव जीवन का हिस्सा होता है, एक सामान्य हिस्सा होता है। तो गलती हो जाती है। अगर इनकी लापरवाही से किसी मरीज की जान को गंभीर खतरा हो गया या किसी मरीज की जान चली गई तो दिक्कत ये आती है कि कभी भी डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाता है, कभी भी डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाता है। और अगर जो मृतक है या जो पीड़ित के परिजन अगर हल्ला उल्ला करते हैं, अगर ये बात मीडिया में आती है, तो फिर इसकी एक जांच कमेटी बैठती है। विडंबना ये है कि डॉक्टर के अगेंस्ट में जो जांच कमेटी बैठती है वो भी डॉक्टर की ही टीम बैठती है। और अगर आप पूरा इतिहास पलट के देख लें तो शायद ही आपको कहीं ये दिखेगा कि किसी डॉक्टर के पैनल ने जो दोषी डॉक्टर, जो आरोपी डॉक्टर है, उसे दोषी माना हो। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना को भी आईएमए को देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक चिकित्सक ने कोई किसी इलाज किया है, किसी मरीज को उससे गंभीर परेशानी हुई है, किसी मरीज की जान चली गई है, तो डॉक्टर की लापरवाही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इतना कॉन्फिडेंस आईएमए को क्यों होता है? हर बार उस चिकित्सक को क्लीन चिट दे दिया जाता है। यहाँ भी इन्हें ये देखना होगा कि जब मानव जीवन की बात आती है, मानव जीवन की मूल्यों की बात आती है, तो वहाँ सबसे पहले मानव जीवन को देखना होगा। अगर आप एक लापरवाह डॉक्टर को बचाते हैं तो अगली बार वो फिर किसी दूसरे मरीज की जान को खतरे में डालेगा। एक व्यवस्था यहाँ पर और है, हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक में कितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं चिकित्सकों की, कि जो एमबीबीएस है वो आते हैं, जो फिर होम्योपैथी से आते हैं, उसके बाद में आयुर्वेद से आते हैं, यूनानी से आते हैं, या फिर क्वैक के डॉक्टर्स होते हैं। क्वैक के डॉक्टर के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है अपने पहले के वीडियो में। तो ये जो आरएमपीज होते हैं, ये जो क्वैक के डॉक्टर्स होते हैं, इनको पहचानना मुश्किल होता है। ये बहुरूपियों की तरह हमारे समाज में घुल मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा अगर बदनामी, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हमारे समाज का किया है तो इसी वर्ग ने किया है। गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेकर के उतरते हैं मैदान में और गलत तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं, और कहीं ना कहीं जो चिकित्सक वर्ग है, इस वर्ग की प्रतिष्ठा को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचाया है तो जो इसका एक अंग है, क्वैक के डॉक्टर्स होते हैं और आरएमपीज होते हैं, इन्होंने बैठाया है। इन्होंने उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा को धक्का दिया है और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, दूसरी बात ये आती है कि जितने भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, अगर आप मिलने जाएं तो उनका व्यवहार कुछ और होता है। और जब अस्पताल से वो बाहर निकल के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं, और जब मरीज उनको पैसे देकर के दिखाता है, अपनी जो परेशानी बताता है, तो उस समय उस डॉक्टर का व्यवहार आपसे एकदम अलग मिलेगा, एकदम विपरीत मिलेगा। वहाँ आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो एक रूखा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। सरकारी अस्पताल है, सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और फीस देकर के उनको अलग से दिखाते हैं तो उनका व्यवहार अद्भुत मिलेगा आपको। लगेगा अरे ये तो कितने अच्छे आदमी है, इनका व्यवहार कितना अच्छा है, अपनापन वहाँ पे झलकता है। साहब, सब पैसे का कमाल है, पैसा जो ना कराए। पिछले 2 साल से, ये पिछले 20 महीनों से अगर आप देखें तो हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश या पूरा विश्व कोविड-19 से बुरी तरीके से प्रभावित रहा। और इस पूरे पीरियड में, इस पूरे समय में अगर समाज की किसी ने निर्भीक या निर्विकार भाव से अगर सेवा किया है तो चिकित्सक वर्ग है। हमारी पूरी टीम को इनके त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए हार्दिक हार्दिक हमारी टीम इनका अभिनंदन करती है। वैसे सभी चिकित्सकों को, वैसे सभी डॉक्टरों को हमारा दिल से सलाम, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए मरीजों की जान को प्राथमिकता सूची में रखा, अपने परिवार को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए 24-24 घंटे वो ड्यूटी में लगे रहे। वैसे सभी लोगों को हमारी टीम का दिल से सलाम। फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए विषय के साथ। तब तक मैं विनोद सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ। जय हिंद।